नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पॉलिटिका, जिसे अभी तक हमने 5 भागों में बांटकर देख लिया है। उसी श्रृंखला में ये छठा पार्ट है। जो भी लोग पहले 5 पार्ट को नहीं देख पाए हैं, उनसे निवेदन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन 5 पार्ट्स के लिंक अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर इसे देख सकते हैं पॉलिटी सेक्शन में। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला चैप्टर हो रहा है वो है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का, जिसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम थोड़ा इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग जो है आपको कहाँ मिलेंगे? संविधान के भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में मिलेंगे निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। ठीक है, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और यह एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है या निकाय है। निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, देखिए 1950 में जब चुनाव आयोग पहला बना था उस समय एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1993 से ये 3 सदस्य हो गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, 1993 से ये 3 सदस्य हो गया है। इनका जो कार्यकाल होता है, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का देखें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें तो उनकी कार्यकाल की समाप्ति मानी जाएगी। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अन्य निर्वाचन आयुक्त का है 6 वर्ष या 62 वर्ष, याद रखिएगा इसे। अन्य निर्वाचन आयुक्त का है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, इनका जो वेतन भत्ता होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका जो वेतन भत्ता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ता प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक जानकारी निर्वाचन आयोग का। अच्छा, देखिए कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं निर्वाचन आयोग। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची तैयार करता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करता है, चुनाव करवाता है और आचार संहिता को लागू करता है। इस तरह से निर्वाचन आयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, अतः इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो इनकी जो चुनाव आयोग है, इसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए सबसे पहला तो ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। ठीक है, दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो हटाने का प्रक्रिया है वो भी महाभियोग जैसा ही है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है इनको। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है संविधान के माध्यम से। ये हो गया हमारा निर्वाचन आयोग के बारे में बेसिक जानकारी। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित सही कथन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये सही है, हमने अभी चर्चा किया था, उनका वेतन वही प्राप्त होता है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के हटाने के तरीका और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। ये भी महाभियोग की जैसी प्रक्रिया अपनाया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर प्रमाणित कदाचार के माध्यम से ही। यदि कदाचार प्रमाणित होता है उसी के आधार पर दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर ही इनको पदच्युत किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया।
ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? वो है महाभियोग वाली प्रक्रिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है आर्टिकल 324। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना और निर्वाचन सूचियों को तैयार करना, कार्य का निरीक्षण और निर्देशन या नियंत्रण करना। ये हो गया निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या क्या हो गए? संसद और विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत के विविध निर्वाचन के लिए निर्वाचन पद्धतियां स्वीकार की गई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणाली जो स्वीकार किया गया है, वयस्क मताधिकार होता है के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। हम अपने एमपी या एमएलए को चुनते हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये हमारा चुनावी जो प्रक्रिया है वो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये भारत में विविध निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रणालियों से संबंधित दोनों तथ्य हैं। आगे देखते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश। देखिए निर्वाचन जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, वो कैसे शुरुआत होता है? तो यहाँ से दिया हुआ है। पहला, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन का अधिसूचना जारी किया जाना। ठीक है। संसद के सदस्यों के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। संसद के सदस्यों के निर्णयों से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करने के समय राष्ट्रपति किससे राय प्राप्त करता है? भारत के निर्वाचन आयोग से। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपने जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ये देखिए ऑप्शन में और भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में जो सबसे अच्छा आंसर रहा होगा वो ये है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ये हो सकता है कि जमानत राशि खो देता है, अर्थात जो जमानत राशि लायक जो एक मिनिमम जो वोटिंग होता है, यदि वो नहीं ला पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है संसद के द्वारा। फिर से पढ़ता हूँ। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। एक अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। मताधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक विधिक अधिकार है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया है आम चुनाव 1989 में 1989 में 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। केंद्र और राज्य के व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, अब 18 वर्ष हो गया। और ये कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1889 के द्वारा। अगला है निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कथन सही है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तथा भारत के संविधान के आगमन के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
देखिए, किसी अपराध के लिए यदि दोष सिद्धि हो जाता है तो 6 वर्ष के लिए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1996 में कहा गया था। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। जमानत राशि में वृद्धि की गई थी 1996 का जो संशोधन हुआ था उसमें। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। मान लिया आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से किसी एक कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव को प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात चुनाव कंटिन्यू होगा, चुनाव पे रोक नहीं लगेगी। ये जो भारत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 था, उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। क्या क्या किया गया कि दोष सिद्धि होगा तो 6 वर्ष के लिए राज्य मंडल या संसद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अयोग्यता हो जाएगी। और जो चुनावी बॉन्ड है उसे बढ़ाया गया, और कोई कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है चुनाव लड़ने के समय में तो चुनाव को प्रवर्तिष्ट नहीं किया जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के निर्वाचन अधिनियम निधियन के। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसका? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, अर्थात लोकसभा के चुनाव में सरकारी खर्च के बारे में उन्होंने बताया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी खर्च देने की बात कही थी दिनेश गोस्वामी कमेटी ने। आगे देखते हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी का संबंध निर्वाचन सुधारों से। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, सही है। अगला कथन और कारण दिया हुआ है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये स्टेटमेंट सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया की शक्ति एक स्वतंत्र निकाय अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का निर्णय कार्यपालिका के पास है। यह भी सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन कथन और कारण सही नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पहला जो कथन दिया हुआ था वो था कि संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो सही है। कारण, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के अधिकार कार्यपालिका के पास है, ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण ये इसका नहीं कर रहा है। आगे, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, यहाँ लिखा हुआ है 1989। हालांकि मेरे हिसाब से ये 1993 था, लेकिन एक बार आप कंफर्म कीजिएगा क्या है एक्चुअल में और कमेंट में बताइएगा। अगला देखते हैं, इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता। स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है, तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सही है। परिसीमन आयोग का आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अर्थात परिसीमन आयोग का जो गठन होता है, ये निर्वाचन आयोग जो करता है, ये उस एक संवैधानिक स्वतंत्रता है उसके पास, और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब जब लोकसभा या राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाता है तो उन पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कथन और कारण दिया हुआ है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, तो ये सही है। भारत में ये प्रणाली अपनाया गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है। कारण, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्जातिता, लिंग, हित और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाता है, ये सही है। इस तरह से कथन और कारण दोनों सही है और वो सही व्याख्या करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। कथन और कारण दिया हुआ, कथन दिया हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये सही है। यह ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये गलत है। ये राज्य के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल है।
अच्छा देखिए निर्वाचन, हाँ ठीक है, आगे चर्चा करते हैं यदि मिल जाता है। एक्चुअली मैं भी ये बताना चाह रहा था कि जो अभी राजनीतिक जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, इसकी संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो शायद राजनीतिक दल वाला जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी का भी चर्चा आएगा, तो यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। देखिए अभी जो टोटल राष्ट्रीय दल है इनकी संख्या हो गई है 6। ठीक है, इसमें आम आदमी पार्टी एक जुड़ा है और 3 हटे हैं, 3 हटे हैं, मतलब टोटल पहले 8 था राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, 8 राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टियां थी, जिसमें से 3 हट गए तो बच गया 5, और उसमें से एक जुड़ गया आम आदमी पार्टी, तो है क्या 6। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल कौन कौन सा है एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इस बार किसी भी एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है इसकी। कौन सी पार्टी हटी है और कौन सी नई पार्टी आई है, और राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए हाल ही में निर्वाचन आयोग जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया है, साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये, और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ये तीनों की मान्यता राष्ट्रीय दल के रूप में समाप्त हो गई है। किसकी? एनसीपी की, टीएमसी की और सीपीआई की, ये हट गए हैं, और एक जुड़ा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये जुड़ा है। इस तरह से टोटल राष्ट्रीय दल कितने हो गए? 6। ठीक है, 6 में कौन कौन है एक बार थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये पूर्वोत्तर की एक राजनीतिक पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय का, और आम आदमी पार्टी। एनपीपी है, एपीपी है, इधर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम है। ठीक है, तो इस तरह से 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिला? देखिए, जो गुजरात चुनाव हुआ था भी, तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी 12% के आसपास वोट लाई थी और 5 सीट भी हासिल किया था। ठीक है, तो इस तरह से 9वां राष्ट्रीय पार्टी बन गया था, लेकिन अब फिर 3 हट जाने के बाद ये 6 हो गए। देखिए राष्ट्रीय दल कौन होता है? तो राष्ट्रीय दल हुआ होता है जिसकी उपस्थिति यदि समान तौर पे देखें तो राष्ट्र के स्तर पर होगा, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य के स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक सिंपल आप अंतर देख सकते हैं। जब 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय जो राष्ट्रीय पार्टी थी उनकी संख्या थी तो टोटल 14। कितनी थी? 14। ठीक है, और तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में आगे जो भी रहेगा उस हिसाब से हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, इसमें हम ये देख लेते हैं कि किसे मतलब जो राष्ट्रीय दल होते हैं और राज्य स्तरीय दल, इसकी मान्यता की योग्यता क्या है, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बन जाती है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह पुस्तिका है 2019, उसके अनुसार एक राष्ट्रीय दल तब होगा जब यह जो भी राष्ट्रीय दल है वो 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका हो। मतलब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता मिल चुका हो। ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, दूसरा, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से, फिर से बोल रहा हूँ, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट जीते। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, लोकसभा या विधानसभा में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो।
कितना 6% और 4 लोकसभा सीट जीता हो। तीसरा, उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का 2% प्राप्त किया हो। 3 या 3 से अधिक राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कम से कम उसको 2% का सीट प्राप्त हुआ। तो ये जो शर्तें हैं ये किसी भी राष्ट्रीय दल को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता प्रदान करता है। फिर से बोलता हूँ, 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा, 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हो, लोकसभा विधानसभा में 6% मत या 4 लोकसभा सीट या 2% 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा का चुनाव के समय वोटिंग प्राप्त करना, ये हो गया राष्ट्रीय दल। ठीक है। उसी तरह से जो राज्य स्तरीय दल का मान्यता कब मिलता है, तो ये है कि राज्य में जो वोट डाला गया, वैध मत डाला गया, उसका 6% प्राप्त करता हो और साथ ही उसी राज्य में 2 विधानसभा का सीट प्राप्त कर लेता हो। 6% वोट हासिल करता हो और 2 विधानसभा का सीट हासिल कर लेता हो। ठीक है। या लोकसभा के चुनाव में राज्य में कुल वैध मत प्राप्त करता है 6 मत, यहाँ पे विधानसभा में था, लोकसभा में 6% वोट प्राप्त कर लेता है और कम से कम 1 लोकसभा सीट जीत लेता है। यहाँ पे 2 विधानसभा सीट था, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रहा है। ठीक है। तीसरा, यदि वह उस राज्य के विधानसभा चुनाव में 3% सीट जीतता हो या 3% सीट जीतता हो या 3 से अधिक सीटें जीतता हो, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो शर्तें हैं ये आपको राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। 6% या 2 सीट विधानसभा में, 6% या 1 लोकसभा सीट लोकसभा चुनाव में, या 3% सीट या 3 सीटें जो भी है विधानसभा के चुनाव में ये जीतता है तो उसको राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्यों को आवंटित प्रत्येक 25 सीट या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता हो, तो वही चीज़ें हो गया यहाँ पर, जिसमें कुछ विशेष अब नहीं है। तो हमने ये राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल जो मान्यता प्राप्त करता है, दोनों की शर्तों को हमने जान लिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे आप ध्यान देकर चलिएगा, जब भी एग्ज़ाम देना जाना हो तो आप इसे एक बार रिवाइज कीजिएगा। जो राज्य स्तरीय दल होते हैं और राष्ट्रीय दल होते हैं, किस आधार पर उनको मान्यता मिलती है और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अभी इसे देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। ये हमने अभी चर्चा किया था। 4 राज्यों में यदि राज्य स्तरीय पार्टी है तो राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त कर सकता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। हालांकि 6% वोट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा एक्चुअल में। हालांकि ये 6% ही वोट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी दल के राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 6% प्राप्त करता हो, साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करता हो। ये ठीक है, देखिए पूरा ये सही दिया हुआ है इसमें। किसी दल का राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलता जब उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में, मतलब 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में 6% कम से कम वोट प्राप्त किया हो, साथ ही 4 लोकसभा का सीट जीता हो। ठीक है, अगला देखते हैं। उस दल की लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीट प्राप्त हो। ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। ठीक है, वह दल कम से कम 4 राज्यों या राज्य स्तरीय दल में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 4 राज्य हो गया, 6% वोट हो गया मिनिमम, और लोकसभा सीट यदि है तो 4 लोकसभा सीट जीत ले, या 6% वोट और 1 लोकसभा सीट जीत ले, इस तरह से। तो ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 6% वोट और यदि 1 लोकसभा सीट लाता है संसद के चुनाव में तो वो राज्य स्तरीय पार्टी में बन जाएगी, और 6% वोट और 4 लोकसभा सीट लाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ठीक है,
आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की प्रतिक्रिया में। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय शब्द है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। 1999 में विघटन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस पार्टी के रूप में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस पार्टी से। 1999 में एनसीपी बनी थी। ये राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, लेकिन अभी समाप्त हो गया इस बार। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही, एक निर्वाचक सूची होती है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है। निर्वाचक सूची में धर्म, प्रजाति, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आईएलपी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑल इंडिया कास्ट शेड्यूल फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। देखिए, राजनीतिक दल के स्थापना और गठन के बारे में दिया हुआ है। तो सीपीआई का गठन हुआ 1920 ईस्वी में, सीपीएम 1964 में, एआईडीएमके 1972 में और तेलुगु देशम 1982 में, एआईडीएमके 1972, सीपीएम 1964, सीपीआई 1920। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ कब? 1964 ईस्वी में। कथन और कारण दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित है, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्वाचन, कुछ वायदे, कुछ मार्गदर्शन शामिल है, ये सही है। कारण, वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार से चर्चा करता है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जगह पर यहाँ कांग्रेस पार्टी भी लिखती तो ये सारी चीज़ें चलती। मतलब एनडीए की जगह पर यदि यूपीए लिखा जाता तब भी साझा सरकार में सारे एजेंडे और नीति निर्देशन होते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में है, भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। ठीक, सही है। मत के बहुमत वाले नहीं, बल्कि सदस्यों के बहुमत वाले ही राजनीतिक दल जो है सरकार बनाते हैं। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है, ये भी सही है। जो बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता, देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कर रहा था कि जो सदस्य होते हैं उसके आधार पर सरकार, जिसके अधिकतम सदस्य चुनकर जाते हैं वो सरकार में रहते हैं, ये सही है। लेकिन वो सदस्य जो चुनकर गए हैं वो अपेक्षाकृत जो विपक्षी जो प्रतिनिधि थे उन्हें हरा कर ही जाते हैं। मतलब कि जो है अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है, सदस्यों जो जीत कर जाते हैं और सरकार बनाते हैं। अगला दिया कथन और कारण। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कथन दिया हुआ, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। यदि इस तरह का परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसका 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन इसके लिए संवैधानिक जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे अपनाना पड़ेगा। यदि संसद या विधानमंडल में जो है सीटों को आरक्षित करना है 33% महिलाओं के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या चुनाव क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये सही है।
अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। हालांकि कथन और कारण मतलब अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, उसका कारण ये नहीं कि यहाँ पे अधिकतम संख्या में राजनीतिक दल है। यहाँ अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कोई भी पार्टी बनती है, नई पार्टी बनती है, पुरानी जाती है, इस तरह से पार्टियाँ आती जाती रहती हैं और सरकार बनाते रहती है। और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण वो नहीं है। आगे देखते हैं, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, इसको बोलते हैं आंतरिक दलीय लोकतंत्र। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह है 15 फरवरी 1985 को 15 फरवरी 1985 को दल बदल अधिनियम लागू हुआ। 10वां संविधान संशोधन ये 10वां अनुसूची में शामिल है दल बदल अधिनियम। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके तहत दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ और इसे 10वीं अनुसूची में स्थान मिला। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1985 ईस्वी में। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिला? 1985 ईस्वी में। दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 ईस्वी में ही अधिनियमित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक स्तर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। देखिए, विपक्ष का मान्यता कब मिलेगा? जब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अर्थात 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 सीट लाना पड़ेगा। अर्थात 55 सीट लाने के बाद जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता या विपक्ष का भूमिका का विपक्ष की मान्यता मिलेगी। मतलब जितना भी टोटल सदस्यों की संख्या है उसका 10% लाना पड़ेगा, तब है विपक्ष पार्टी की मान्यता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्टम आंदोलन चलाया था। भूपोर्टम आंदोलन कहाँ चलाया था? आंध्र प्रदेश में। कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कथन और कारण दिया हुआ है। भारत में लिखित संविधान है, ये सही है। कारण शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ये सही है। लेकिन स्पष्टीकरण लिखित संविधान है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कारण दिया हुआ ये कारण तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि शक्तिशाली क्षेत्रों के क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन कथन और कारण मैचिंग नहीं है। अगला है क्वेश्चन, टॉपिक है संविधान संशोधन। पहला है कथन सही है। तो मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39B और C में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14-19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। देखिए, मिनर्वा मिल्स 1980 में डिसीजन जो आया था उसके हिसाब से कहा जा रहा है 39 अर्थात 39B सार्वजनिक धन का स्वामित्व के बारे में बता रहा है और समान धन का समान वितरण है 39C में। तो कहा जा रहा है कि उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, ये समान किसका बात है? समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो ये बता रहा है कि 14 और 19 के ऊपर जो है 39B और C की प्राथमिकता संवैधानिक है। ये मिनर्वा मिल्स केस में आया था। कहा जा रहा है अर्थात 39B और C क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और ये 14-19 क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो उसी बाद में आया था मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 39 ख में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14-19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। अर्थात 39B C जो है 14-19 के ऊपर वर्गीय है, ये कहा गया मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में। संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके संशोधन द्वारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। देखिए, कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके। अब इसका मतलब ये हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राष्ट्रपति को वाद किया गया कि आप मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे, और वहाँ पर वीटो जो शक्ति थी वीटो की शक्ति को समाप्त करके वहाँ पे सहमति देनी होगी। अर्थात
मंत्रिपरिषद जो विधेयक पारित करके देता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनको राष्ट्रपति को खारिज करना ही होगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक है वो दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा, अर्थात 2/3 से दोनों सदनों में पारित होगा। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 से। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। संशोधन के लिए विधेयक आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से। भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समपुष्टि आवश्यक है। देखिए, ये कहा जा रहा है 2/3 के अलावा दोनों सदनों में 2/3 के अलावा आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक होगी। किस किस केस में? तो जैसे संविधान का संघीय प्रावधान को चेंज करना है तो राज्यों की आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को चेंज करना तब भी ये जरूरी है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन में भी ये सही है, 2/3 प्लस हाफ स्टेट। संविधान जो संघीय प्रावधान है या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार है या संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अथवा राष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रक्रिया है, उसका यदि संशोधन करना है तो 2/3 के अलावा हाफ स्टेट्स की अनुमति आवश्यक होगी। वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन संवैधानिक संशोधन संभव है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से कोई विषय, जैसे विषयों से संबंधित जो बंटवारा दिया हुआ 7वीं अनुसूची में, यदि उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आपको 2/3 प्लस हाफ स्टेट का समर्थन जरूरी है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया था 1951 ईस्वी में। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से लगभग समाप्त हो जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन ने अस्वीकार कर दिया तो विधेयक लगभग समाप्त हो जाएगा, अंतिम रूप से समाप्त माना जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ संबंधित था कृषि व कृषि भूमि के सुधारों संबंधित, अर्थात जमींदारी से संबंधित कुछ था ये संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची जो है हुआ था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। पहले कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में जो शामिल विषय होते हैं उसे आप न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते। हालांकि फिर बाद में जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया तो उसमें ये हो गया कि यदि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करता है वैसा कोई विधेयक तो उसे आप चैलेंज दे सकते हैं। संविधान के 93वें संविधान संशोधन संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन द्वारा पारित प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया 2010 में। 86वां जो संशोधन है प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। अनपिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है। आगे देखना है। सही सुमेलित इस प्रकार है तो 69 के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला 69 के माध्यम से। 75वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई। 75वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्तीय आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। 83 में क्या था कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज्यों में एससी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एससी की जो सीट है या जो संख्या है वो अपेक्षित नहीं है। या ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो समाज है मुख्यतः आदिवासी समाज है, इसी कारण एससी के लिए वहाँ पे सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया। आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(c) यहाँ पे आपको मिलेगा सहकारी समिति, और सहकारी समिति को कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से। दिल्ली नेशनल कैपिटल बना 69 संशोधन के माध्यम से। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी कानून पारित किया 52वां संविधान संशोधन 1985 से।
भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधनों में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। मतदाता आयु से संबंधित संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन मतदाता आयु से संबंधित है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के जो होते बच्चे वो मतदान नहीं करेंगे। 18 वर्ष से अधिक वाले या 18 वर्ष आपका वयस्क मताधिकार माना जाएगा। ये कब लाया गया? 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान के 79 संशोधन संबंधित है लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79 संविधान संशोधन किसका है? लोकसभा विधानसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत से तात्पर्य है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता। यह है केशवानंद भारती केस जो 1973 हुआ था। इसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था जिसमें कहा गया कि संशोधन के माध्यम द्वारा कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता या आधारभूत ढांचे का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात जो आधारभूत ढांचे हैं संविधान का उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, तो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति के सीमित किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। देखिए कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कब किया था? गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्यवाद केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। ये हुआ था 1967 का केस था। आगे देखते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 BC में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14-19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये 25वां संविधान संशोधन था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स का जो केस था वही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, मिनर्वा मिल्स 1980 का केस, और ये 25वां संविधान संशोधन था। संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वां स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। केंद्र और किसी राज्य में मध्य परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या हुआ उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? 15% जो है जो मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया। सिक्किम एक नया राज्य बना 36वां संविधान संशोधन से। मिजोरम को नया राज्य का दर्जा मिला 53 से। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा, शिक्षा 86, 81 में जोड़ा गया। इसे 2012 में भारत के संविधान में होने वाला 97 संविधान संशोधन का सरोकार किससे है? सहकारी समिति के गठन से है। सहकारी 97 सहकारी, इसे याद कीजिएगा, 97 सहकारी। ठीक है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है, 13 नागालैंड। 18वां संविधान संशोधन जो है राज्य का पुनर्विभाषित किया गया। 18वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 39वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब 52वां संविधान संशोधन से दल बदल आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजभाषा है टॉपिक। यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा करेगा। अनुच्छेद 350 का में मातृभाषा का वर्णन है कि जो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगा, अनुच्छेद 350 के माध्यम से। सही कथन है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, कुछ अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो 8वां अनुसूची में बोडो है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को एक साथ जोड़ा गया था 2003 में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था BG खरे की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में। राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 344 के तहत 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और इससे बढ़कर हो गई 92 भाषा हो गई। वो 52वां संविधान संशोधन था।
2003 में जो हुआ था, मैथिली, संथाली, डोगरो, बोडो को इसमें जोड़ा गया। संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है तो भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, 71वां संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71 वाले से नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन में। कब? 1992 ईस्वी में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है 22 से। संविधान में राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है 345 ईस्वी में। संविधान में राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 345 में, 3, 4, 5 में राजकीय भाषा या राज्य की भाषा अपनाने की प्रक्रिया है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया उत्तराखंड ने। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं हिंदी, इसके बाद बंगाली। 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं शामिल है उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी और दूसरा बंगाली। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले का सही अवरोही क्रम है बंगाली। देखिए, पहले तो हिंदी होगा, हिंदी के बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40% जो है भारतीय हिंदी बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन हो गया। भाषा बलूचिस्तान की है, परंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार जुड़ा हुआ है। ब्रह्मोई जो भाषा है ये बलूचिस्तानी भाषा से मिलती है। भाषा बलूचिस्तान की है परंतु द्रविड़ परिवार से है। द्रविड़ परिवार का है कौन? ब्रह्मोई जो भाषा है। आगे देखते हैं पंचायती राज और सामुदायिक विकास। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सामुदायिक विकास में पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायत की संरचना कैसी होगी ये कौन बताए डिसाइड करेगा? राज्य का विधानमंडल। पंचायतों के संबंध में सही कथन है तो भारत के संविधान के भाग 14 पंचायत कहाँ मिलेगा? भाग 14 में, भाग 6 में, नहीं, एक मिनट। तो पंचायतों के संबंध में सही कथन है तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन मिलेगा आपको। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में से जोड़ा गया था भाग 9। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय करता कौन करता है? राज्य सरकार करता है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची का विषय पंचायती राज। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायतों से संबंधित कथन क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने पर 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना पड़ेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है हर एक 5वें वर्ष। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, उसके तहत पहला जो पंचायत का गठन करने वाला राज्य कौन था जानते हैं? वो था कर्नाटक। कौन था? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया 1993 ईस्वी में। कथन और कारण दिया हुआ है। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उसके क्रियाकलाप में को सुस्पष्ट परिवर्तन आया है, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ये गलत स्टेटमेंट है। महिलाएं इस आरक्षण की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन SC ST और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया 73वां जो संविधान संशोधन आया था उसमें। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% का स्थान आरक्षित किया गया 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से।
पंचायतों में विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका होती है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी, ये सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्तरीय अधिशासन की, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बताता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर स्वशासन और जैव संबंधों के स्तर पर त्रिस्तरीय अभिशासन की व्याख्या करता है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा में कौन शामिल होंगे? जो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं, वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए हों। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो ग्राम सभा के लिए चुना गया हो। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन देता है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंध में। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक इकाई के रूप में संविधान में शामिल किया गया। मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने का जो है 43 से आ रहा है। हमने आर्टिकल 41, 42, 43 के बारे में चर्चा किया था। पहले जो पार्ट्स हमने चर्चा किया था उसमें ये सब चीज़ें थी। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बता रहे थे तब हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया था। 41, 42, 43 आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया आर्टिकल 43। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता है, इसमें सरकार की तीनों श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद पर में इसके सदस्य के रूप में कुछ फिर से पढ़ते हैं इसे। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक प्रदान करना है, न्याय प्रदान करना, ठीक है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। अगला है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से संबंधित कथन है, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक क्षेत्रीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 243 जी उसका महत्व बढ़ाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। किसका? पंचायती राज। पंचायती राज कहाँ मिलेगा? 243 जी में। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत है स्थानीय जनता को। भारत में पंचायती राज सम्मिलित करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों को हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। CDP-NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। वो था बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए, पंचायती राज के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहला था बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में गठित की गई। फिर अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया। PV के राव 1985 में आया। 85 में PV के राव, ठीक है। और LM सिंघवी 86 में आए। 86 में LM सिंघवी आए। 64वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। तो इस तरह से पंचायती राज के डेवलपमेंट के बारे में जो भी कमेटियाँ थी वो थी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय समिति था। त्रिस्तर में क्या आएगा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हो गया त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। अशोक मेहता 1977 में। LM सिंघवी कब आया था? सिंघवी 86। और GBR, ये GBR जो है
ये तो पीबी के राय थे 1985 ईस्वी में। जीबीआर ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा ये कब आया था, एक बार सर्च करके बताइएगा। हाँ तो देखिए इसमें क्या था, बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय समिति था, अशोक मेहता का द्विस्तरीय था, एल.एम. सिंघवी का स्थानीय शासन पद्धति था, एल.एम. सिंघवी से स्थानीय शासन पद्धति आया। जीवीआर प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के बारे में बताया था इन्होंने। जीबीआर राव जो है ये प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के बारे में बताया था जीबीआर राव ने। एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन की पद्धति इन्होंने लाया। अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति। और तो देखिए 1973 सॉरी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, और उसको जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो एक्चुअली एल.एम. सिंघवी कमेटी के अनुशंसा पर ही प्राप्त हुआ था। एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में गठित की गई थी। 1993 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायतों को। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला। तो एल.एम. सिंघवी जो कमेटी थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई तो राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार या शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होना था। हमने चर्चा किया था इसका। पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है। वी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.बी. के राव या पी.बी. के राव 1985 ईस्वी में, और एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कब आया था? यह आया था 1986 में। मेहता समिति का आया था 1957 में, और अशोक मेहता आया था 1977 में। बलवंत राय मेहता 57, अशोक मेहता 1977, जी.बी. के राव 1985, एल.एम. सिंघवी 1986। आगे देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी तो 2 स्तर की। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किया था किसने? एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं सूची में। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कहाँ वर्णित है? तो 11वीं सूची में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया था कि इसका पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का, महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वें अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितना विषय निर्धारित किया गया है? 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जो उल्लेख करता है वहाँ पे कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? वो है 29 विषय। और जो ब्राह्मण सूची है नगर पालिका का, उसमें कितने विषय हैं? यह है 18 विषय। 18 विषय है किसके लिए? नगर पालिका के लिए। ठीक है, 29 विषय है पंचायत के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है तो राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, ये सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है तो जिला योजना में क्या सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत जिला योजना में सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए, एक कर्नाटक जो हमने बताया था वो क्या था? 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। और ऐसे पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से मानी जा रही है? राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है,
ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं करना इसमें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विनिर्दिष्ट करता है किसको? देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद रखना। ठीक है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कानून देता है। अनुच्छेद 243D 243D 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। वह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की त्रिसंरचना। आगे बढ़ते हैं, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। तृणमूल, तृण मतलब होता है घास, मूल, वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ये तृणमूल पार्टी के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तृणमूल लोकतंत्र मतलब विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के बारे में बता रहा है, वो पंचायती राज ही है। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम, क्षेत्र, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। हमने बताया था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना भाग 9 में है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। चुनाव लड़ सकता कोई व्यक्ति पंचायत का 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। सही कथन है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ये सही है। पंचायत के समय पूर्व भंग हो गया, पंचायत यदि समय पूर्व भंग हो गया तो पुनर्गठित पंचायत जो होगा बाकी जो समय बचा हुआ उसी के लिए रहेगा। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है या नहीं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो न्यायिक जो रिव्यू है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार में। स्थानीय शासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। स्थानीय स्वशासन की विशेषता वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है 243I के अनुसार। राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ से होता है? 243I। इसकी गठन करते हैं राज्यपाल हर एक 5 वर्ष में 243I के तहत, जबकि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं 280 के तहत। ठीक है, 243I राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के प्रावधान का या निर्धारण के सिद्धांतों की संस्तुति करता है राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 243Z के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकता है 21। एक मिनट, क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों अथवा लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है सरकार की शिकायतों में। नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग 9A। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, उप प्रभाग पर जिला परिषद, ये असम में है। उप प्रभाग पर जिला परिषद का गठन किया गया असम में। मंडल प्रजा परिषद कहाँ मिलेगा? मंडल प्रजा परिषद मिलेगा आंध्र प्रदेश में। जनजातीय परिषद मेघालय में। ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में। मिजोरम में ग्राम पंचायत नहीं है। जनजातीय परिषद मिलेगा आपको मेघालय में। मंडल प्रजापति मिलेगा
प्रजा परिषद मिलेगा, मंडल प्रजा परिषद प्रजा परिषद मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और उप प्रभाग स्तर पर जिला स्तर मिलेगा असम में। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5। कथन और कारण दिया हुआ है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, ये सही है। कारण संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, ये सही है। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है। कथन और कारण ठीक अगला दिया हुआ है। तो कथन में दिया हुआ है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने से संबंधित संघीय वित्तीय आयोग की कोई भूमिका नहीं है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। 243 आई के माध्यम से हर एक 5वें वर्ष राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। कारण संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय में ही बना हुआ है, ये सही है। जो पंचायत है वो राज्य सूची का ही विषय है। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे 6 महीना के अंदर। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कथन सही है। तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, सही है। जिला फोरम का कोई एक सदस्य महिला होना चाहिए, ये भी सही है। उपभोक्ताओं के हितों का समान प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, ये सही है। नागालैंड में आपको पंचायती राज संस्था नहीं मिलेगा, मिजोरम में भी नहीं मिलेगा। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही कथन है, सही कथन है, चूज करना है। तो जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, वह जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये कहा जा रहा है कोई भी नगर क्षेत्र आप किसे कहेंगे, तो नगर क्षेत्र उसे कहा जाएगा जहाँ पर उस नगरपालिका या नगर छावनी बोर्ड में अनुसूचित एरिया कमेटी हो, अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, वहाँ जनसंख्या कम से कम 5000 हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 5000 से अधिक जनसंख्या और अनुसूचित कंटेनमेंट एरिया हो तो उसे बोला जाएगा नगर क्षेत्र। ठीक है। किसी राज्य की नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। फिर से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। किसी राज्य में नगरपालिका, कोई नगरपालिका कैसे बनेगा, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है उनको ये पर अधिकार है कि किसी राज्य के नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए, सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने का अधिकार किनको है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में महानगर योजना समिति नंबर 1 भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की होती है, सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, यह भी सही है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। पंचायतों की संरचना के संबंध में सही है। तो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, यह सही है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, यह सही है। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे राज्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या था पूरा स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। पंचायत की संरचना के संबंध में सही है। तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, यह सही है। राज्य का विधानमंडल ही पंचायत की संरचना के बारे में उपबंध करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी सही है। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे, ये भी सही है। मध्य स्तर मतलब पंचायत समिति वहाँ पर नहीं होगा। पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त
नियुक्त किया जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों में से। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है किसी परिवार के वयस्क सदस्य। ठीक है, मनरेगा के तहत जो परिवार का वयस्क सदस्य है वो मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की होती है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था। आगे है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें पहला दिया हुआ कथन अल्पसंख्यक शब्द की भारत में के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यह भी सही है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है अल्पसंख्यक आयोग। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां हैं मध्य प्रदेश में, जो एसटी है सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया 338 और 338A में। फिर से पढ़ता हूँ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कहाँ से हो रहा है? 338 और 338A में। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के संबंध में कथन सही है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। ये सही है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, ये भी सही है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही। इस तरह से तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो धर्मनिष्ठ मतलब एक तो धर्म से कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो किनको मिल रहा है? धर्मनिष्ठ से तटस्थ लोग जो अनुसूचित जनजाति। हालांकि ये सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है वो उसका आधार बनता है अनुसूचित जनजाति का, तो उसको इस आधार पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है आरक्षण की, वो है 330 में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 330 में है। भारतीय संविधान के भाग 16 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। हालांकि आंग्ल भारतीय समुदाय वाला हट गया है अब। ठीक है, 330 लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किया हुआ 330 में, और 332 में आपको मिलेगा विधानसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि 331 के माध्यम से मिलता था, हालांकि इसे अब समाप्त कर दिया गया है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने के लिए जो शक्ति संपन्न जो प्राधिकार है वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अब विविध में है तो विविध में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। UN का गठन 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। USA, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है। तो सभी प्रक्रियात्मक मामले में सुरक्षा परिषद का निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के जाने आवश्यक है, और उन 9 परिषद के अस्थायी सदस्यों की सहमति मत होने भी आवश्यक है, ये भी सही है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है, ये भी वीटो के बारे में बोल रहा है।
वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था, जब ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प को रोक लगा सके। ये वीटो कहाँ से मिल रहा है? यूएन में आर्टिकल 27, यूएन का आर्टिकल 27। प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव रहे, तो ये है, ये इनका नाम है बुटरोस घानी, बुटरोस घानी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा, यू ठांट का सबसे अधिक कार्यकाल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं। अधिकृत भाषाएं कौन है? अंग्रेजी है, फ्रेंच, चाइनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश। ये याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंग्रेजी है, फ्रांस है, चाइनीज है, रसिया, अरबी और स्पेनिश। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रसिया, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति वाजपेयी जी थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितना अनुच्छेद है? 330 अनुच्छेद है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 30। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ मानवाधिकारों के संरक्षण से। श्री आर.एन. पाठक के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित दो अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे, वी.आर. राव और नागेंद्र सिंह। श्री आर.एन. पाठक के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित दो अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे, श्री आर.वी. राव और नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यूएन से रिलेटेड है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया, वो गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। 10 दिसंबर को मनाया जाता मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। फिर से पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसके लिए निर्वाचक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटर तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सेनेट से भिन्न होते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के कुल निर्वाचकों की संख्या कितनी है? 538 है टोटल। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होता है न्यू हैम्पशायर में। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में पहला प्राइमरी कहाँ होता है? न्यू हैम्पशायर में। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था यूएसए में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया कहाँ? यूएसए में। लिखित संविधान आया यूएसए में। लैरी प्रेसलर संबंध है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। लैरी प्रेसलर जो है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से संबंधित है। लैरी प्रेसलर। एशिया की धुरी विदेश नीति का रणनीतिक है। एशिया की धुरी फॉरेन पॉलिसी है, यूएसए का था फॉरेन पॉलिसी। एशिया की धुरी CIA कहाँ का है? यूएसए का है। एक सूचना एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है फ्लीट स्ट्रीट। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ ब्रिटेन 1982। सही कथन है। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहा जाता है। रूस की संसद को कहा जाता है फेडरल असेंबली। ताज समाचार एजेंसी रसिया की है। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के NPC के रूप में जानी जाती है। प्रिसलिंग नाम से जाना जाता है चीन का राजनीतिक नेतृत्व को प्रिसलिंग नाम से जाना जाता है। ISI का पूरा नाम हो गया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। समाचार एजेंसी है। चाइना की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। चाइना की समाचार एजेंसी के बारे में पूछ रहा है तो वो है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ISI का पूरा नाम हो गया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डॉन समाचार पत्र कहाँ का है? पाकिस्तान का है। मोसाद है इजराइल का।
प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, जवाहरलाल नेहरू। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है उसको येलो बुक कहा जाता है। सही कथन है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। सही है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। वह अपराध जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्व होने पर अपराधी को दंडित नहीं दिया जा सकता, आत्महत्या। देखिए, कहा जा रहा है वह अपराध जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है, यह है आत्महत्या। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। पंचशील का संबंध किससे है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भू अखंडता उसको पालन करना, प्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये चाइना के साथ पंचशील समझौता किया था नेहरू जी ने। अगला देखते हैं, सुमेलित करना। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और भारत के राष्ट्रपति किसके प्रति शपथ लेते हैं? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा का शपथ लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है संविधान और विधि की मर्यादा के प्रति शपथ लेते हैं। संसद जो होते हैं वो कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन का शपथ लेते हैं। सांसद जो होते हैं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखने का शपथ लेते हैं। देखिए, शपथ का अंतर दिया हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को का शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज ने संविधान के और विधि की मर्यादा, सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है संविधान और विधि की मर्यादा का शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखने का शपथ लेते हैं। संवैधानिक अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सहमत नहीं है। सही कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं, ये सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय दल होता है, सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, सही है। संज्ञेय अपराध हुआ अपराध है जो जिसे बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, ये भी सही है। जिला दंडनायक रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कानून व व्यवस्था बनाए रखने की। जिला दंडनायक रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कानून और व्यवस्था बनाए रखने की, पुलिस पर नियंत्रण रखने की और विदेशियों के परिपत्रों पर जांच करने की। ठीक है, सुमेलित करना है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता किसको प्राप्त है? नागरिकों और गैर नागरिकों को। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति को दिखाता है। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता है। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जरोस सवायला विख्यात है, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ है जरोस सवायला। आगे बढ़ते हुआ भारतीय जिनका अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, नारायण देसाई को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, नारायण देसाई। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के UIDAI का जो अध्यक्ष थे, पहला महानिदेशक, वो कौन थे? नंदन नीलकनी थे। सुमेलित करना, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति को अपना रिपोर्ट देता है, मतलब राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको दोनों सदन के पटल पर रखते, फिर लोक लेखा समिति उस पर विचार विमर्श करती है। भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं करता है। सीमा प्रबंध विभाग केंद्रीय मंत्रालयों में से एक का विभाग है, गृह मंत्रालय का। सीमा प्रबंध विभाग किसका पार्ट है? गृह मंत्रालय का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग है प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य और पोषण मंडल भारत के अधीन कार्यरत है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं, कथन और कारण दिया। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, ये सही है। कारण, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है, कथन सही है, पर कारण गलत है।
अब यहाँ पे आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह जो है वो सब जोड़ा हुआ है। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ये सब जोड़ा गया 352 के लिए। संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं है। संवैधानिक तंत्र की विफलता आपको 356 में मिल जाएगा। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का डर और राजनीतिक वर्चस्व। आगे देखते हैं सही कथन है सिक्किम के बारे में। 1975 में भारत का अंग बना, ये सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का संवर्ग माना जाता है, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है इसे, सिक्किम को, ये भी सही है। और इसका मुख्य निवासी लेप्ता लोंग है। लेप्ता आपको कहाँ मिल जाएंगे? सिक्किम में मिल जाएंगे लेप्ता लोग। लेप्ता कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। और ये सिक्किम के बारे में, इनका गठन हुआ था, भारतीय राज्य का अंग बना 1975 में। वनस्पति शास्त्रों का स्वर्ग माना जाता है और मुख्य निवासी लेप्ता जो है आपको सिक्किम में मिलेगा। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982। इन समझौते का सही कालक्रम क्या है? ताशकंद समझौता, भारत सोवियत संधि, शिमला समझौता और फरक्का समझौता। ठीक है, तो देखते हैं ताशकंद समझौता ये कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। भारत सोवियत संधि हुआ था 1971 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो जो थे उनके बीच हुआ था। और फरक्का समझौता हुआ था 1996 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ था। तो 1966 हो गया ताशकंद, 1971 हो गया भारत सोवियत संघ, 1972 हो गया शिमला संधि और 1996 हो गया फरक्का समझौता। भारत पाकिस्तान संघर्ष का परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था 1971 ईस्वी में। आगे देखते हैं। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका के लिए था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में हुआ था। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में हुआ था। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार। तो देखते हैं, ये ऑपरेशन चेकमेट हुआ था श्रीलंका में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, उसको बचाने के लिए भारत ने प्रयास किया था ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से। ब्लू स्टार आप जानते हैं अमृतसर में जो खालिस्तानी आतंकी थे वहाँ पे घुस आए थे और ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में हुआ था माओवादियों के विरुद्ध, माओवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था और ये चलाया गया था 1989 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है बिहार बीपीएससी के एग्जाम में, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर, ये जब गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था उसके बारे में कहा जा रहा है कि 1980 के बाद से, जैसे उससे पहले जो था 1967 पहले खास करके एक पार्टी की सरकार रही हमेशा, स्टेट में भी और सेंटर में भी। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी और राज्य के स्तर पर अन्य पार्टियां सरकार में आई। 1980 के बाद वो क्या है कि संघ की जो पार्टियां थी केंद्रीय पार्टियों के साथ वो तालमेल करने लगी और यहाँ से एक संघवाद, केंद्रीयता से संघवाद की ओर झुका हुआ दिख रहा है 1980 के बाद। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद है। एपिको आंदोलन चला पी हैगड़े के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन श्यामलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। शांत घाटी डॉक्टर सलीम अली। शांत घाटी डॉक्टर सलीम अली, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, एपिको आंदोलन पी हैगड़े। दक्षिण वायुसेना कमांड कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। पूर्वी वायुसेना का कमांड है दक्षिणी वायुसेना का कमांड मिल जाएगा तिरुवनंतपुरम में। अब पूर्वी नौसेना का कमांड मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र में है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर। सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वही रैंक बराबर में होता है कमांडर का नौसेना में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 ईस्वी में। आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? ये माउंट आबू में है। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन अवस्थित है कहाँ? न्यू दिल्ली में। विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करना। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो समान सामाजिक समूह से हैं मान लिया, तो वहाँ पर अस्पृश्यता का तो जो केस है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों समान कैटेगरी से हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये निवारक अवरोध की जो प्रक्रिया है उसके लिए आया था। NK गोपालन मद्रास राज्य का जो केस था निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, स्वतंत्र भाषण पर रोक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, भारत में संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद की उसके बारे में था। चंपकई द्वाराजम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता के अधिकार से संबंधित है। ये हमने चर्चा कर लिया था ऑलरेडी, चंपकई द्वाराजन का जो केस था जब हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, तब हमने इसकी चर्चा किया था। शंकरी प्रसाद संविधान संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में बताता है। रमेश थॉपर जो है स्वतंत्र भाषण पर रोक को, और AK गोपालन जो है निवारक अवरोध की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करता है। आगे देखते हैं, सही कथन है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 20 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सही है। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? राज्यसभा, यदि ऐसा पारित करते और लोकसभा उस पर अपनी सहमति दे दे। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद है? नहीं, अब ये चेंज हो चुका है, ये उस समय पूछा गया होगा, उस समय का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कथन है। भारतीय संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 से। सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। यदि संविधान संबंधी मामला का कोई सुनवाई हुआ तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, ये सही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है अभी वर्तमान में? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी आपको मिल जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड रहा कहाँ? बिहार में। 1967 से 71 के बीच में अधिकतम गठबंधन सरकारें बनी। कथन और कारण दिया हुआ, भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ये सही है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी सही है, हालांकि व्याख्या स्पष्ट नहीं करता। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो सही है, जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी सही है, लेकिन कथन और कारण स्पष्ट नहीं करता है। 2003 में गोरखाओं को OBC का दर्जा दिया, कौन? उत्तराखंड ने। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किनको जाता है? कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है। आगे देखते हैं। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है रजनी कोठारी ने। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है रजनी कोठारी ने। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी अस्थियां भेजी जानी आवश्यक है, मुख्य सचिव के माध्यम से। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी अस्थियां भेजी जानी आवश्यक है, मुख्य सचिव के माध्यम से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है किसे? देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी का जो मानव अधिकार समझा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी का अधिकार मानवाधिकार माना जाता है। जो UN का जो मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा हुआ था 1948 में, उसमें 1 से लेकर 21 तक का जो अधिकार दिए गए हैं उसको प्रथम पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। 22 से लेकर 27 तक के अधिकार को द्वितीय पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। और 23 से लेकर के 26 अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार माना गया है। ठीक है, ये कहा जा रहा है जो 1 से 21 से प्रथम पीढ़ी का अधिकार है और 22 से 27 ये द्वितीय पीढ़ी का अधिकार है। उसी में 23 जो है काम का अधिकार देता है और 26 जो है शिक्षा का अधिकार देता है। 23 में काम का अधिकार और 26 में शिक्षा का अधिकार है, जो द्वितीय पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह सम्मेलन सर्वप्रथम हुआ था 2003 में और 9 जनवरी को मनाया जाता है।
इस दिन महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी को 2003 से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, भारतीय दिवस मनाया जा रहा है 2003 से। सही कथन है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, हालांकि अब ज़्यादा हो चुका है। वित्त आयोग के गठन संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ये सही है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध का अध्ययन है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, आप जब भी जातियों का राजनीतिकरण या राजनीति का जातिकरण जैसा जो क्वेश्चन आता है बीपीएससी में खास करके लिखने में, तो वहाँ पे इस बुक की चर्चा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो रजनी कोठारी का लिखा हुआ है। विश्व का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। कब? 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थे, प्रारंभ किया था, ये गुटनिरपेक्ष का जो सिद्धांत था जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। यूरोपीय यूनियन देशों में सब फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य है स्वीडन। यूरोपीय यूनियन में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दिया कौन? सबसे पहला स्वीडन। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, हालांकि अब इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग या दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का जो पूरा पोर्शन था कंप्लीट हो जाता है। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए बुक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए। ये जो घटना चक्र पॉइंटर का पूरा डिस्कशन था पॉलिटी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।